तो फिजिक्स वाले मास्टर का थोबड़ा देखना पड़ेगा। देख ही लिया, देखना क्या पड़ेगा। तो तारीख 4/5/2020। अब तक बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स में अब तक हमने सबसे पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था यहाँ पे, ठीक है ना। कूलम्स लॉ समझ आ गया था सभी को। जो हमने क्या करता है भाई, 2 पॉइंट, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल था कि किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम कूलम्स लॉ का यूज करते थे। जहां पे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था अपने पास कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2, 2 चार्जेस जिनके बीच में आपको फोर्स निकालना है, अपॉन आर उन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन, उसका स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, तो ठीक है, हमने कूलम्स लॉ को ही कंटिन्यू किया, इसी के एप्लीकेशंस देखे हमने, और हमने नल पॉइंट कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। नल पॉइंट कैलकुलेट किया बेटा अपन ने, ठीक है। उसके बाद हम आए इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे हमने पॉइंट चार्ज की देखी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। फिर हमने कुछ एक कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज पढ़े जो हमें याद होने चाहिए। कुछ लोग भूल गए होंगे लेकिन गलत बात है, वो सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए सभी को कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के, ठीक है। उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भी पढ़ा उसके बाद हमने ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, गॉस लॉ, ठीक है जी। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा गॉस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लॉ की डेफिनेशन तो खैर कोई नहीं पूछता, लेकिन इस लॉ के जो एप्लीकेशंस है ना, वो एप्लीकेशंस इसके इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन कैपेसिटर्स तक भी हम इसके एप्लीकेशंस यूज करते हैं। कैपेसिटर्स देख लो कितना लास्ट में पढ़ते हैं हम कैपेसिटर्स जाके, वहां पे भी हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस यूज करते हैं कैपेसिटर्स में भी, ठीक है। तो अगर गॉस लॉ अपने को अच्छे से समझ आ गया ना, तो हमें जो वो चार्ज वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, प्लेट्स पे चार्ज कैलकुलेट करना, स्फीयर पे चार्ज कैलकुलेट करना, एक स्फीयर अंदर है एक स्फीयर बाहर है ना, उन पे चार्ज कैलकुलेट करने वाली प्रॉब्लम्स याद होंगी सभी को, है ना। बड़ी मुश्किल सी लगती थी वो प्रॉब्लम्स, अगर गॉस लॉ अच्छे से समझ लिया तो वो प्रॉब्लम्स बहुत आसान होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। क्लियर है? तो ध्यान दें सभी पूरी कंसंट्रेशन के साथ में गॉस लॉ, और इसके जो मैं एप्लीकेशंस, मैं कुछ एक बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इसके, जो मैं आपको टीएनटीज की फॉर्म में लिखवाऊंगा, वो सच्ची में इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, हंसी मजाक में ना टाले उन पॉइंट्स को, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। जो मैं आपको टीएनटीज बनवाता हूं ना, उन टीएनटीज का मतलब यही है कि इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक से बेस्ड कोई लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वो जरूर आप रिव्यू किया करें घर पे, ठीक है ना। क्लास ओवर होने के बाद आप टीएनटीज को जरूर रिव्यू करें, क्लियर है? ठीक है बेटा सभी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना गॉस लॉ, स्टार्ट करते हैं बेटा आज अपन गॉस लॉ, ठीक है। वैसे तो हम सभी को थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गॉस लॉ को, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, मान एक पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करते हैं। आपने एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज लिया आपने प्लस क्यू, ठीक है।
पहले तो इस पॉइंट चार्ज की फील्ड, हमें ना सबसे पहले फील्ड पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे चार्ज की वजह से फील्ड पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, अब स्पेस में एक पॉइंट चार्ज ले लो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लूं, जैसे बल्ब, बल्ब हो गया। अब बल्ब अगर जलाते हो ऐसे हवा में लटका के, तो वो, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपनी लाइट देगा, एक ही डायरेक्शन में रोशनी देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पॉइंट चार्ज या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो क्या होगा बेटा, हर डायरेक्शन में अपनी लाइट रेज भेजेगा 360 हर तरफ। तो मैं अगर पॉइंट चार्ज का देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, तो ये भैया हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ क्या होंगी, इसकी फील्ड लाइंस अवेलेबल होंगी। ठीक है, हर तरफ इसकी फील्ड लाइंस अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब क्या है, मैंने इस चार्ज की वजह से ना यहां पे कोई पॉइंट लिया बेटा, यहां पे कोई पॉइंट माना P, और इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो एक तो देखिए अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय ये डिस्टेंस है बेटा आपके पास, आर मान लो, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, उसी को हम और दूसरे वे में कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे, गॉस लॉ क्या कहता है कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप उससे पास होने वाला एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करें। क्लोज्ड सरफेस मतलब 3D, क्लोज्ड का मतलब स्ट्रिक्टली 3D, 2D नहीं, कहीं सर्कल ड्रॉ ना कर दे हम यहाँ पे, सर्कल नहीं भैया, एक क्लोज्ड 3D सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, जो क्या हो, हर तरफ, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इस चार्ज से इक्विडिस्टेंट हो, हर पॉइंट पे इस चार्ज से इक्विडिस्टेंट हो। तो इस पॉइंट चार्ज के केस में बेटा, मैं इस पॉइंट से पास होने वाला एक स्फीयर अगर ड्रॉ करता हूं, तो ये देखो हर जगह पे, हर जगह पे बेटा ये क्योंकि आपने रेडियस लेके ड्रॉ किया स्फीयर, ठीक है, तो ये स्फीयर पे लाई करने वाला हर पॉइंट, इस स्फीयर पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस चार्ज से इक्विडिस्टेंट है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि स्फीयर सिमेट्रिक बॉडी होती है, सिमेट्रिक क्लोज बॉडी है, तो हर पॉइंट इसका इस चार्ज से इक्विडिस्टेंट है। तो इस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की खासियत ही यही होती है बेटा, गॉसियन सरफेस क्या खासियत है इसकी, सबसे पहला क्लोज्ड होगा बेटा, गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। दूसरा इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो चार्ज से इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन। ठीक है, क्लोज्ड और इक्विडिस्टेंट, ये दो चीजें होनी चाहिए एक गॉसियन सरफेस में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लो, उन्होंने क्या कहा गॉस सर ने कि आपको जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, वहां से आप एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करें। ठीक है, और इस क्लोज सरफेस पे बेटा देखो, मैं इस पॉइंट पे क्या करूं, एक बहुत छोटा, बहुत ही छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं। ठीक है ना, बहुत छोटा एरिया, स्फीयर का बहुत छोटा मतलब बिल्कुल लगभग 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 स्ट्रेट प्लेट सा होगा, बहुत छोटा मान रहे हैं, तो उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस तरफ है, बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो गॉस सर ने क्या कहा आपको, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल इस सरफेस पे, इस सरफेस पे इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि भाई इस सरफेस में ना, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। ठीक है ना, एल्जेब्रिक सम, मान लो एक प्लस क्यू है, एक माइनस 2q है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, एल्जेब्रिक सम। E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, इसके अंदर इसमें से पास होने वाली जो फील्ड है ना E डॉट डी ए, और E डॉट डी ए को बेटा हम क्या बोल देते थे, E डॉट डी ए का इंटीग्रल, इसको हम और क्या बोल देते थे, फ्लक्स। इसको अपन और क्या बोल देते, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होना चाहिए बेटा, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का अपने पास एक फॉर्मूला और आ गया, ये फ्लक्स क्या आएगा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फ्लक्स ही तो है, ई डॉट डी ए क्या है अपना, फ्लक्स, राइट हैंड साइड भी फ्लक्स। तो फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला भी मिल गया कि अब हम क्या कह सकते हैं, इस सरफेस में से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा ना, ये जो पूरा सरफेस है, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स डिपेंड करता है कि इसके अंदर चार्ज कितना भरा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर सभी को ये बात, गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अब लिख लें, इसकी स्टेटमेंट लिखें गॉस लॉ की सभी बच्चे। ठीक है, इट स्टेट्स दैट क्लोज्ड इंटीग्रल of electric field over a area over an area is equal to charge enclosed
आ गए बेटा, सर आ गए, सर आ गए। सर लेफ्ट क्यों करेंगे सर, उनसे डरते हैं क्या सर? हैं? चलो जी, चलो बेटा, गॉस लॉ पढ़ रहे थे अपन। गॉस लॉ की मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा था आपको, तो लिखिए स्टेटमेंट, कंटिन्यू करें। the closed integral the closed integral of electric field over an area is directly proportional to charge enclosed is directly proportional to charge enclosed within the area is directly proportional to charge enclosed within the area। वो डिपेंड करेगा कि भाई इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, वो डिपेंड करेगा कि इस एरिया के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, कितना चार्ज इस एरिया में एनक्लोज्ड है। ठीक है, the closed integral of electric field over an area is directly proportional to charge enclosed within the area। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? चार्ज एनक्लोज्ड के। तो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, वो कांस्टेंट होता है अपना 1/एप्सिलॉन नॉट, अपना कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? एक बात बस यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है, चार्ज एनक्लोज्ड को लेके आपने एक बात ध्यान रखनी है, यूज ऑल चार्जेस विद साइन, यूज ऑल चार्जेस विद साइन। कहीं सीधा मैग्नीट्यूड ना जोड़ देना कि भाई अंदर इस सरफेस पे मानो 10-12 चार्ज पड़े हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, 2q माइनस 2q माइनस 3q, कहीं आप उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ दो। नहीं भैया, आप सभी चार्जेस का विद साइन यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे बेटा? क्योंकि देखो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स तो भैया डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, हालांकि खुद स्केलर क्वांटिटी है, खुद स्केलर क्वांटिटी है। आप देखो जैसे अपन ने एक सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, तो बाहर कुछ फ्लक्स बाहर जा रहा है, कुछ फ्लक्स अंदर आएगा। ठीक है, अंदर वाले फ्लक्स को हम क्या लेते हैं? इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव। तो ये रीजन है भाई, अगर इस रीजन में मान लो नेगेटिव चार्ज पड़ा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी रखा है, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड इसकी तरफ आ रही होगी, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इससे दूर जा रही होगी। और दैट्स व्हाई कि हम साइंस यूज करेंगे चार्जेस के, विदाउट साइंस काम नहीं चलने वाला। ठीक है, क्लियर है? और इसको रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है मैंने। ठीक है, टीएनटी डालो बेटा, गॉस लॉ समझ आ गया सभी को? अप्लाई करना हम सीखेंगे अभी गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म सभी याद रखें कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है। इससे रिलेटेड जो बातें बताई हैं कि गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, वो बातें याद रख लें। अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा कि अपन ने अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है। ठीक है जी, चलो अब आते हैं बेटा, एक टीएनटी डालें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक सरफेस है बेटा, इसमें एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 बाहर मान लो, चाहता हूं Q4 मान ले हम यहाँ पे, Q4, Q5, Q4, Q5। ठीक है, ध्यान से सुन ले ये बात, जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन था, जेई मेंस में पूछा जा चुका है, नीट वालों से भी इस सवाल को कई फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बेटा ये क्लोज सरफेस हो गया, मैं ये क्लोज सरफेस मान रहा हूं, और इस सरफेस के अंदर थे 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। अब मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे एक छोटा एरिया कंसीडर किया बेटा, मैंने छोटा एरिया कंसीडर किया, इस एरिया में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा? E डॉट dA
इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught, Q enclosed by epsilon naught। और Q enclosed अपना क्या आएगा भाई, Q enclosed हम क्या लेंगे, Q enclosed क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर तीनों पॉजिटिव है, मैं तीनों पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो तीनों को जोड़ दिया, चार्ज एनक्लोज्ड क्या आएगा, ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज। ठीक है, इस फॉर्मूला में सख्त ध्यान दे बेटा, राइट हैंड साइड में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो सिर्फ हम ये तीन ले रहे हैं, वो सिर्फ हम ये तीन ले रहे हैं, यानी कि फ्लक्स लिख रहे हो आप, राइट हैंड साइड भी फ्लक्स है, लेफ्ट हैंड साइड भी फ्लक्स है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, LHS RHS। राइट हैंड साइड में हम फ्लक्स में क्या ले रहे हैं, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। हम राइट हैंड साइड में फ्लक्स इन तीन चार्ज, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब मैं फ्लक्स लिखने चला तो मैंने सिर्फ तीन चार्जेस का फ्लक्स लिखा। मेरे फॉर्मूला में गॉस लॉ हमें यही बताता है कि आप सिर्फ इन तीन चार्जेस का फ्लक्स लिख सकते हो, क्योंकि Q एनक्लोज्ड साफ साफ कहता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लक्स जब आप लिखते हो ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, ये सभी चार्जेस की वजह से है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इन तीन चार्जेस की नहीं है, वो सिर्फ इन तीन चार्जेस की नहीं है भैया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 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 और इसकी, यहां पे जो आप फील्ड लिख रहे हो ना, फील्ड जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं, चाहे एनक्लोज्ड हो चाहे एनक्लोज्ड ना हो, फील्ड हम सबकी वजह से लिखते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले फ्लक्स में हम ऑल चार्जेस को लिखते हैं। अरे ये तो बेईमानी हो गई यार, ये तो भेदभाव है। लेफ्ट हैंड साइड में आप फ्लक्स लिख रहे हो पांचों चार्जेस की वजह से, राइट हैंड साइड में आप फ्लक्स लिख रहे हो सिर्फ तीन चार्जेस की वजह से। ऐसा क्यों, क्या वजह हो सकती है इसकी? है किसी के दिमाग में कुछ आया, कुछ सवाल, क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ जी, कोई सवाल किसी के मन में, कोई शंका नहीं? आगे बढ़ूं फिर, किसी को नहीं पूछना कि ऐसा क्यों हुआ? है दोनों साइड इक्वल, ये भी देखो LHS और RHS इक्वल है, लेकिन LHS में आप फ्लक्स लिख रहे हो पांच चार्जेस की वजह से, RHS में आप फ्लक्स लिख रहे हो तीन चार्जेस की वजह से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, मेरे कहने पे सवाल पूछ लिया तुमने, क्यों हुआ सर? बेटा ये ना महज आंखों का धोखा है, महज नजरों का धोखा है ये। देखो दोबारा से देखो, ऐसे व्हाट्सएप पे आते हैं ना कई मैसेज कि दोबारा से देखिए इस फोटो को, दोबारा देखो इसको, नहीं देखिए Q4 और Q5, फिर देखो, अरे देख लो, अब सही है, सही है। चलो बताता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्कस करते हैं कि बेटा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये लिख लिया था सभी ने कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें लिख ले बेटा, TNT में ना दो पॉइंट्स एक एरो डालने लिख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is defined due to all available charges, due to all available charges. Electric field at any point is defined due to all available charges. ब्रैकेट में लिख लेना enclosed और outside, चाहे वो चार्ज enclosed हो चाहे वो outside हो, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखें इसी में, फ्लक्स इज
फ्लक्स इज कैलकुलेटेड या फ्लक्स इज ड्यू टू only charges enclosed. Flux is due to only charges enclosed within the region. Only due to charges enclosed within the region. ठीक है, अब ध्यान से सुने इस बात को कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूरी प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के क्वेश्चंस आने की, लॉजिकल क्वेश्चंस के आने की। ठीक है भाई, देखो आपने यहाँ पे एक चार्ज लिया Q4 और एक चार्ज लिया Q5। ठीक है, ये सारा मैं इरेज कर रहा हूं, काम की बातें अपन ने लिख ली। ठीक है, ये चार्ज लिया हमने Q4 और Q5, दो चार्जेस ले लिए भाई। अब आप जब फ्लक्स लिख रहे हो तो हमने सिर्फ तीन चार्जेस का ही फ्लक्स लिखा। ठीक है, क्यों लिखा भाई? इसका फ्लक्स मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे। इन तीनों चार्जेस का फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इससे बाहर जा रहा होगा। इनमें से किसी भी चार्ज की वजह से ऐसा नहीं है फ्लक्स यहां से जाके ऐसे मुड़ के आया और फिर बाहर गया, ऐसा तो होगा नहीं। जो भी चार्जेस हैं उनका फ्लक्स सिर्फ आउटसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ इससे बाहर निकल रहा है, एंट्री नहीं मार रहा, सिर्फ बाहर निकल रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस चार्ज का फ्लक्स देखिए बेटा, Q4 का फ्लक्स इसमें से मान लो इधर से आया, इधर से एंट्री मारी, अगर एंट्री मारी है तो भैया एग्जिट भी करना पड़ेगा, किया एग्जिट। इस चार्ज का फ्लक्स इधर से एंट्री मारी, इधर से एग्जिट किया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है? चाहे कैसे भी हो, हर डायरेक्शन में, हर तरफ ऐसा होगा बेटा। चाहिए जरा सा भी कहीं से भी एंटर करे पर बाहर निकलना पड़ेगा, हर तरफ, हर पॉइंट पे ऐसा ही हो रहा है कि इन दोनों चार्जेस का फ्लक्स जितना इनमें एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। Q4 और Q5 का फ्लक्स जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स इन दोनों का क्या आएगा? अगर मैं लिख भी दूं फॉर्मूला में कि भाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क नहीं है। हम लिखते हैं फॉर्मूला में, यही एक्चुअल यही होता है, रियलिटी यही होती है। लेकिन बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स हरदम क्या आएगा? जीरो आएगा। इसलिए हम बाहर वाले चार्जेस को नहीं लिखते। पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन उनका नेट फ्लक्स इस सरफेस के अंदर उसका टोटल योगदान जीरो होता है, तो इसलिए हम उनको नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में फेल होने वाले का नाम थोड़ी ना डालते हैं बोर्ड पे, वो जो लगता है ना ऑनर बोर्ड लगता है जहाँ पे नाम सुसज्जित किए जाते हैं अच्छे विद्यार्थियों के, तो उसपे कभी जीरो लाने वाले का नाम थोड़ी ना अंकित किया जाता है। उसपे जीरो लाने वाले का नाम कोई नहीं लिखता उसपे। तो यही बात यहाँ पे है भाई, ये दोनों भी जीरो लेके आए तो इनको कोई याद नहीं करेगा, इनको कोई भी नहीं लिखता। ये बैकग्राउंड टीम में थे, बैकएंड टीम में थे, पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनका कुल योगदान यहाँ पे जीरो रहा। ठीक है, तो लिख लें एक पॉइंट और इसी में, नेट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, नेट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज is always zero. या net flux passing through the closed surface, net flux passing through the closed surface, net flux passing through the closed surface due to outside charges is always zero. ठीक है बेटा, आपको वजह भी पता चल गई। ठीक है, और ये बात भी पता चल गई कि क्यों होता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? क्लियर है बेटा? दिमाग में बिठा लें बात अच्छे से। ठीक है, जब कभी भी आप देखो, अब इस फॉर्मूला का अब अपने पास बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, E.dA
इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें सवाल क्या बनता है बड़ा शानदार, आपको एक स्फीयर दिया गया, इस स्फीयर के अंदर यहाँ पे एक चार्ज था, एक चार्ज यहाँ पे एनक्लोज था, एक चार्ज यहाँ पे एनक्लोज था, और एक चार्ज कह दिया भाई यहाँ पे था Q2, यहाँ पे था Q1, यहाँ पे था Q2। भाई आपके स्फीयर का रेडियस भी दे दिया गया और पूछा कि इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आप क्या करोगे बेटा, Q एनक्लोज्ड सिर्फ Q1, इसकी वैल्यू आपको दी होगी, तो आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेंगे, आरएचएस आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर एक सवाल और पूछ ले, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली, आप एरिया को इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी और इसकी कंबाइंड आएगी। अगर कोई सवाल में लिख देना कि इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ओनली, नहीं, अभी अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगी, Q1 और Q2 दोनों की वजह से लिखते हैं हम फील्ड यहाँ पे, यानी कि ये जो फील्ड निकल के आएगी ना, ये आसपास वाले चार्जेस की और इस चार्जेस की सभी की नेट फील्ड निकल के आती है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम सुना है बेटा 11th क्लास में? ग्रेविटेशन नाम की चिड़िया के बारे में सुना है? कौन है ग्रेविटेशन? हाँ जी, सुना है ना बेटा। ग्रेविटेशन में आपको एक स्पेशल तरह की प्रॉब्लम्स आती थी कि ना, अर्थ के अंदर कोई पॉइंट दे दिया या अर्थ के बाहर कोई पॉइंट दे दिया, उस पे अर्थ की फील्ड कैलकुलेट करो, फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करो। होता था ना एक कि अर्थ के अंदर इतने पॉइंट पे जाके ना, भाई ये अर्थ है और अर्थ के अंदर ना यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके बताओ यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, और हम उसके लिए ये लंबा चौड़ा मेथड फॉलो करते थे, इंटीग्रेट करते थे। बट आज के बाद नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी गॉस लॉ को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके आपको ग्रेविटेशन के लिए भी बना के देता हूं। तो एक और टीएनटी डाले और इस पे तो भैया इन्फिनाइटली इंपॉर्टेंट लिखवे, इन्फिनाइटली इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, शायद ही मिले कहीं आपको ऐसा। ठीक है, आप गॉस लॉ को ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हैं, आप गॉस लॉ को ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं इसको कि आपको इसको किस फॉर्म में यूज करना है। E डॉट डी ए, अब क्या ये E क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये E अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई अब की बार, E डॉट डी ए। ठीक है, अब मान लो ये है अर्थ अपनी बेटा, ये है अपनी अर्थ। ठीक है, अर्थ का मास है m, रेडियस है r, अर्थ के यहाँ पे आपको सेंटर से बता दिया कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला एक स्फीयर बनाएंगे, गोजियन स्फीयर, गोजियन सरफेस ड्रॉ किया इस पॉइंट से पास होने वाला, और इस पॉइंट पे फील्ड के लिए क्या होगा बेटा, इसके एरिया को इंटीग्रेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू -4 पाई g इंटू m एनक्लोज्ड इंटू मास एनक्लोज्ड, कितना मास उसमें एनक्लोज्ड है। आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और बिंदास आपका ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आएगा। 4 पता है, पाई पता है, कैपिटल जी भी पता है, एम एनक्लोज्ड का मतलब क्या है, सिर्फ इस रीजन में, इस वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है, ये अगर हमें पता चल जाए, पता चल जाएगा यार, क्योंकि देखो 4/3 पाई आर क्यूब में मास कितना भरा हुआ है m, यूनिट में m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू, हाँ ये आ गया। और इसमें क्या करो, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले अपन। ठीक है,
क्लियर है भाई? हाँ जी, चलो अब आता है बेटा अपन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे। गॉस लॉ को अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखे हुए हेडिंग डाले बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करना सीखते हैं अपन। अगर सर सरफेस पर कोई मास रखा हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, सिर्फ मास एनक्लोज, सिर्फ मास एनक्लोज, बिल्कुल सेम यही रूल, ठीक है। तो हेडिंग डालो बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, ठीक है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखे भैया, अब तो देखो ये तो बड़ा आसान हो गया। ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो इससे R डिस्टेंस पे है, जो इससे R डिस्टेंस पे है, यहां पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम, इस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉसियन सरफेस बेटा कैसा बनेगा? पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, ठीक है, हालांकि ये स्फीयर दिख नहीं रहा पर है। पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई ये अपना चार्ज है पॉजिटिव, तो इसकी फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो इस पॉइंट पे आप एक छोटा एरिया कंसीडर करोगे, DA, ये छोटा एरिया माना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी बेटा किस तरफ आएगा? एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा और फील्ड भी इसके परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेगी। तो दोनों के बीच में एंगल 0, ए और DA के बीच में। तो अप्लाई करो, EDA cos of theta is equal to charge enclosed by epsilon naught। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, आप इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है सारे पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लो बाहर, और थीटा आया अपना 0, कोस 0 1, तो E इंटीग्रल में क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ DA इज इक्वल टू कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इसमें? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई इस ये छोटा एरिया था, अगर इसको मैं इस पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करूंगा एरिया को, तो क्या आएगा अपने पास? एरिया ऑफ स्फीयर। तो E इंटू 4 पाई r स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, और ये क्या बन गया? KQ बाय r स्क्वायर। और एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। अपना जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी अपना यही आया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट गॉस लॉ में क्या है? आप पहले गॉसियन सरफेस आइडेंटिफाई करें। गॉसियन सरफेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्लियर है। सेकंड लिखे बेटा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। होलो स्फीयर की वजह से, एक होलो चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर है, ठीक है ना। तो होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? होलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दे दिया बेटा आपको कि एक स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, थ्रू आउट इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, और होलो है, अंदर से खाली है,
रेडियस दे दिया इसका आपको कैपिटल आर, और चार्ज दे दिया इस पे प्लस क्यू चार्ज, और रेडियस इसका कैपिटल आर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसकी वजह से ना आप एक पॉइंट ये लो, पॉइंट ए, इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करो, एक इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, इन दोनों पॉइंट्स पे आप फील्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अपना काम क्या होगा बेटा, देखो स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस भी स्फीयर ही बनता है अपना, स्फीयर के केस में अपना गॉसियन सरफेस स्फीयर भी बनेगा। तो हम इस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। पहले ए का डिस्कशन कर रहा हूं बेटा। ठीक है, मान लो इसकी डिस्टेंस थी आर ए, इसकी डिस्टेंस मान ली आर ए, तो इस पॉइंट से पास होने वाला एक स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक है, पॉइंट ए के लिए डिस्कस कर रहे हैं, पहले अपन ए पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके लिए बेटा आप क्या कर दो, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस पे आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बेटा देखो इस वॉल्यूम के अंदर इधर कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज तो सरफेस पे है, सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे है। इसमें तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या है, इस वॉल्यूम में कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, चार्ज एनक्लोज्ड जीरो, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। यानी कि एक होलोस्फीयर के अंदर, एक होलोस्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, होलोस्फीयर में, क्योंकि आप अंदर कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, कहीं पे भी मान लो, आप उससे पास होने वाला गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करेंगे ना, तो उसमें चार्ज इंक्लूड आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो अपना सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स की बात कर रहे हैं बेटा हम, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो लिखे बेटा इसमें ए पॉइंट से रिलेटेड ही इसमें लिखे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज्ड स्फीयर इज जीरो। एक होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी हरदम, किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो उसका सेंटर हो, चाहे इसके अंदर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट बी पे। ए का तो डिस्कशन कर लिया, ए का डिस्कशन कर लिया हमने, अब आते हैं बी पे। ठीक है, ये रहा अपना बी, ये पॉइंट बी रहा अपना, रेडियस इसका आर था। तो अब बी पे फाइंड आउट करने के लिए बेटा यहां से एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे अपन, गॉसियन सरफेस अपना, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया बेटा, बाहर आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और इस गॉसियन सरफेस के लिए फिर से लो E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू enclosed by epsilon naught, Q enclosed by epsilon naught। और बेटा देखो इस पे कोई भी पॉइंट, यहां पे आप एरिया मानेंगे हम छोटा एरिया माना, फील्ड बाहर की तरफ, एरिया भी बाहर की तरफ, तो थीटा जीरो, थीटा क्या आ गया अपना जीरो, थीटा जीरो। तो भाई देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है बेटा स्फीयर से, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर, और इंटीग्रल ऑफ डीए, और कोस थीटा अपना 1 हो गया, क्योंकि थीटा जीरो है तो कोस थीटा 1 इज इक्वल टू, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बेटा इसमें, सारा का सारा चार्ज इसी में ही तो एनक्लोज्ड है, क्यू टोटल चार्ज इसी में एनक्लोज्ड है, तो लिख दो भाई टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसके एरिया को मैं इंटीग्रेट करूंगा, मान लो इसकी डिस्टेंस है यहां से r, एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा अपना फिर से के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। यानी कि होलो चार्ज स्फीयर की वजह से किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें साफ दिख रहा है बेटा, दिस फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप जैसे जैसे सरफेस से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करें सभी, फिर आगे इसको और डिस्कस करते हैं। थोड़ा होलोस्फीयर को ही हम फर्दर डिस्कस करते हैं। कर ही लिया होगा यहां तक तो नोट डाउन सभी ने। तीन चीजें पढ़ते हैं इसकी, होलोस्फीयर से रिलेटेड ही अपन। सबसे पहला बेटा ये सवाल पूछा हुआ है, होलोस्फीयर और सॉलिड चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। होलोस्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज है। कोई पूछे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी भैया ऐसी, हरदम सरफेस के परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और सिर्फ आउटसाइड, अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगी। होलो चार्ज स्फीयर की वजह से फील्ड लाइंस हरदम उसकी सरफेस से निकलेंगी, उसके सरफेस से निकलेंगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसके सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में लेता, इसकी जगह नेगेटिव चार्ज मान लेते, तो सारी फील्ड लाइंस नेगेटिव की बेटा फील्ड उसकी तरफ आती है, सारी फील्ड लाइंस इस पे टर्मिनेट हो जाती, इसके अंदर नहीं जाएंगी फील्ड लाइंस, क्योंकि अंदर तो फील्ड क्या है, जीरो है। ये एमसीक्यूज में पूछा गया सवाल था कि एक होलो चार्ज स्फीयर है, बताइए उसके लिए कौन सा फील्ड लाइन पैटर्न सही है। ठीक है, कुछ एक में अंदर से स्टार्ट किया हुआ था, है ना। अगर अंदर से स्टार्ट कर दिया, होलो में भैया अंदर तो फील्ड जीरो है ना। और अपने पास फील्ड का फॉर्मूला आ गया अपना के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड फील्ड जीरो होगी। सरफेस पे कितनी होगी भाई फील्ड, सरफेस पे बेटा आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो फील्ड क्या आएगी अपनी, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और ये फील्ड मैक्सिमम फील्ड होगी भाई, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फील्ड इस चार्ज स्फीयर की वजह से इसके सरफेस पे ही होगी। इसके सरफेस से दूर जाओगे फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, सरफेस पे ये होगी, आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे ये होगी फील्ड। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, क्योंकि ग्राफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इधर आर को। जब आर जीरो था, यानी कि अंदर से बात कर रहा हूं मैं, आर अंदर से मेजर कर रहा हूं ना, जीरो से लेके यहां तक तो फील्ड क्या रही, जीरो। अंदर अंदर तो फील्ड रही जीरो। तो ये बना अपना ग्राफ अंदर अंदर का। कहां तक, जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं होगी, और कैपिटल आर पे एकदम से जंप किया, फील्ड थी मैक्सिमम, और उसके बाद फिर से क्या हो गया भैया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो भैया फिर से डिक्रीज हो गया। ये वाला पोर्शन डॉटेड लाइन से शो करना है भाई, ये, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हुई, रैपिडली जंप की है एकदम से, एक इंस्टेंट पे जस्ट जंप किया यहां से, ये इन पॉइंट से होते हुए नहीं गई। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइन शो करते हैं। क्लियर है, जीरो से आर तक फील्ड जीरो, आर पे मैक्सिमम, और आर के बाद जैसे जैसे आप बाहर जाओगे फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा देखो, आप आर, चलो समझाते हैं फिर से।
एक होलो चार्ज स्फीयर लिया आपने, ये होलो चार्ज स्फीयर, इसकी वजह से यहाँ पे अपना पॉइंट है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, जो इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस है r। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, इस r की वैल्यू जब 0 होगी, यानी कि यहां पे बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो फील्ड अपनी 0 से लेके मैं r की वैल्यू बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, जब r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल v होगी, जब r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल v होगी, तो उस टाइम पे जब कैपिटल R हो गया तो कैपिटल R पे बेटा फील्ड मैक्सिमम होती है, सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम, तो फील्ड आपने मैक्सिमम शो कर दी। उसके बाद मैं कैपिटल R से आगे गया, कैपिटल R से आगे गया, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और देखिए इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन गया। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, बढ़े फिर सॉलिड स्फीयर पे। मुझे सॉलिड स्फीयर का आप ड्राइंग करके बताओगे, ठीक है? अब समझ तो आ ही गया। मैं इनको डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे हमें सिमिलरली यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपको गॉसियन सरफेस मानना, एरिया वेक्टर मानना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये सब हरदम करना पड़ेगा, तो यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रॉब्लम्स पे पहुंचेंगे तो उड़ा दोगे फिर तुम प्रॉब्लम्स को, उड़ा दोगे ना। नंबर 3 ले लो भैया फिर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखा है। ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर माना, ये लो जी, यानी कि अब क्या इसमें थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में भी चार्ज भरा हुआ है, इसके वॉल्यूम में भी हर तरफ इसमें चार्ज ही चार्ज है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब और इसका रेडियस मान लिया r, कैपिटल R इसका रेडियस मान लिया। दो पॉइंट्स पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, एक पॉइंट है ये A, ये है पॉइंट A, जिसकी डिस्टेंस में मान लू यहां से, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं RA, और दूसरा पॉइंट है B, यहां पे इसकी डिस्टेंस हम यहां से मान लें RB, इसकी डिस्टेंस मान लें RB। ठीक है, और चार्ज इसमें एनक्लोज्ड है Q। दो पॉइंट्स पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, एक तो इसके अंदर जो सेंटर से RA डिस्टेंस पे है, एक इसके बाहर जो सेंटर से RB डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पहले पॉइंट A का डिस्कशन करते हैं। पॉइंट A के लिए बेटा बिंदास यहां से गॉसियन सरफेस बेटा अपना स्फीयर ही बनेगा, ज्यादा सोचना ही नहीं। और स्फीयर जब आप बना रहे हो तो E और DA के बीच में एंगल भी 0 आएगा, बार बार वो चीजें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, एक बार पढ़ चुके हैं। तो E डॉट DA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट होगी क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, बाहर निकाल लो। डॉट DA cos थीटा 1 हो चुका है अपना ऑलरेडी, तो इंटीग्रल ऑफ DA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल ऑफ DA क्या आएगा बेटा 4 पाई, भाई इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई RA स्क्वायर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुद्दा है Q एनक्लोज्ड का। इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप Q एनक्लोज्ड कैसे निकालोगे? ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है यार, देखो लाला जी वाला हिसाब किताब है सीधा भाई। 4/3 पाई R क्यूब वॉल्यूम में Q चार्ज भरा हुआ है, कैपिटल Q, तो यूनिट वॉल्यूम में Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? इसका वॉल्यूम हम क्या मान रहे हैं 4/3 पाई RA क्यूब, 4/3 पाई RA क्यूब।
तो इस वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर ए क्यूब। समझ आया? ये कुछ नया नहीं है ये तो यार, बड़ा सिंपल फंडा है भाई। इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज था, यूनिट वॉल्यूम में इतना, तो इस वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो अपने पास क्या बचा बेटा, क्यू एनक्लोज्ड कितना बच गया अपने पास, क्यू आर ए क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ये चार्ज एनक्लोज बच गया अपने पास, क्यू आर ए क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। यूज करो बेटा यहाँ पे, तो E इंटू 4 पाई आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर ए क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। 2 पावर कट गई इसकी, तो क्या बच गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास E इज इक्वल टू, और इधर एप्सिलॉन नॉट भी है साथ में, तो के क्यू आर ए बाय आर क्यूब। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ आया सभी को? अंदर वाला चार्ज एनक्लोज्ड कैसे कैलकुलेट करना है, हालांकि आपको करना नहीं पड़ेगा, बट कोई अनदर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको बिल्कुल इसी वे में डील करेंगे। ठीक है ना, स्फीयर का तो क्योंकि मैंने आपको ड्राइव करके दे दिया, फॉर्मूला याद रखो बस, खत्म कहानी स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर की तो। ठीक है, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड आ गई के क्यू आर ए बाई आर क्यू। बाहर बताओ किसी पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, पॉइंट बी पे फील्ड निकाल के बताओ जल्दी से, शाबाश, लग जाओ काम पे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ। फाइंड फील्ड एट बी, बी पे फील्ड कैलकुलेट करके बताओ। I think electric field at B will be equal to KQ by RB square. KQ by RB square. जी हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला, इनसाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, KQ, अगर मैं जनरलाइज R की फॉर्म, सिर्फ R की फॉर्म में लेता हूं, KQR by R क्यूब वैलिड फॉर R less than कैपिटल R, लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, E आउटसाइड क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैलिड फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू R। लिख सकते हैं ये बातें, ये दो बातें लिख सकते हैं अपन, ये दो बातें लिख सकते हैं ना, बिल्कुल जनरलाइज एक ही R की फॉर्म में दे दिया कि भाई R जब कैपिटल R से यानी कि अंदर अंदर जब है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, कैपिटल आर से बड़ा तो ये फॉर्मूला वैलिड। ठीक है, फील्ड अब की बार फिर से मैक्सिमम कहां पे होगी बेटा, फील्ड मैक्सिमम सरफेस पे ही होगी। ठीक है, क्योंकि इनसाइड हम देखें आर के प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा सरफेस पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो वहां पे फील्ड होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपनी क्या आ जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम फील्ड क्या आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये कहां पे होती है, सरफेस पे। मैक्सिमम फील्ड सरफेस पे ही होगी, बिल्कुल। ठीक है, और इसका फील्ड लाइन पैटर्न और ग्राफ वो भी बात कर लें अपन कि इसकी फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी सॉलिड स्फीयर की। अब तो समझदार हो गए हम, सॉलिड स्फीयर स्ट्रिक्टली याद रहे तो फील्ड लाइंस भैया इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से निकलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, और हर तरफ को जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर फील्ड जीरो नहीं आई, फील्ड जीरो सिर्फ सेंटर पे होगी।
ठीक है ना। बाकी किसी भी पॉइंट पे आप देखो, कोई भी वैल्यू हो अंदर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एरो उल्टे हो जाते। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो ग्राफ और ड्रॉ कर लें इसका, E वर्सेस स्मॉल आर। बेटा जब तक स्मॉल आर की वैल्यू ये आर कैपिटल आर के इक्वल ना हो जाए, तब तक तो क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, क्योंकि सेंटर पे देखो आर जब जीरो था तो फील्ड जीरो, और उसके बाद इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई आर के। तो ग्राफ बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये। और ये कहां तक होगा बेटा, एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे। कैपिटल आर पे इतनी आएगी फील्ड, और इसके बाद जब हम देखेंगे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ये सॉलिड स्फीयर का ग्राफ हो गया। ठीक है भाई, समझ आया सभी को, क्लियर है। ठीक है, तो अब आप ऐसा करें, मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा देता हूं, जो रिमेनिंग जो है ना अपने, उनका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन करना हो, आप गॉस लॉ अप्लाई करके खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूलाज यहाँ पे आपके लिए, ये नोट डाउन कर लें, इसका ग्राफ वगैरह बना लें आप। मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं ये दो चार फॉर्मूलाज आपको लिख देता हूँ। डेरिवेशन किसी को चाहिए, किसी को समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको लॉ अप्लाई करने के लिए सिखाया था इतना, अब अप्लाई करना आ गया तो बाकी केसेस के सिर्फ फॉर्मूलाज लिखना है। नंबर 4 है बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग बेटा, बहुत ज्यादा लंबी, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी वजह से आपको किसी भी पॉइंट पे फील्ड चाहिए, मान लो ये पॉइंट है आपका यहां से आर डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से फील्ड आएगी अपनी 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। डायरेक्ट फॉर्मूलाज अवेलेबल है, याद रखने पड़ेंगे बेटा फॉर्मूलाज। ठीक है, होलो सिलेंडर की बात करें हम नेक्स्ट, होलो सिलेंडर। ठीक है, आपने एक होलो सिलेंडर ड्रॉ किया, पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, सरफेस पे सारा चार्ज होगा। ठीक है, मान लो अंदर ये इसका एक्सिस हो गया, होलो सिलेंडर में सारी डिस्टेंसेस इसके एक्सिस से लेते हैं हम। ठीक है, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो आएगी, बाहर कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, ये डिस्टेंस है आर, तो फील्ड एट ए विल बी जीरो। ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा, सिग्मा में इसकी चार्ज डेंसिटी मान लू, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो, बाहर किसी भी पॉइंट पे फील्ड आएगी सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, जहां पे कैपिटल आर इसका रेडियस है, स्मॉल आर इस पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप लिख लें, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, कल हम गॉस लॉ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एक अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो कल क्लास में आने से पहले इसको रिव्यू जरूर करके आए सभी बच्चे। ठीक है, आज वाला लेक्चर पक्का पूरा रिव्यू करके आए सभी बच्चे। ठीक है बेटा, ओके जी। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट हो बेटा तो आप चैट बॉक्स में अपना पोस्ट कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो आज वाली क्लास से रिलेटेड। और डेली भाई देखो आपका जो लेक्चर हो रहा है, आप उस लेक्चर को प्लीज रिव्यू करें घर जाके।
ठीक है ना। घर पे तो रहते ही हैं। खैर क्लास के बाद अपने नोट्स निकालें और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले आप ये पॉइंट्स पढ़े सभी अपने, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू हो सभी पॉइंट्स से, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो किसी को कोई डाउट हो तो पोस्ट कर दो बेटा। अच्छा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भेजा था बेटा आपने, वो सेपरेशन वाला है ना। हाँ मैं आपको सॉल्यूशन भेज देता हूँ। मैं उस दिन डाउट सेशन में पूछ भी रहा था, आप अवेलेबल नहीं थे उस दिन डाउट सेशन में, ठीक है। मैंने काफी देर तक पूछा कि भाई जिस बच्चे का सवाल था वो हो तो मैं करवा दूं ये सवाल, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन भेज देता हूँ उसका, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट हो, किसी और बच्चे को कोई डाउट हो तो ठीक है जी। चलो ठीक है बेटा, फिर गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग में, ठीक है। और असाइनमेंट आज मैं डाल दूंगा असाइनमेंट आपको, तो ट्राई करें उसके क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलो भाई बाय बाय।